युद्ध की आहट के बीच दुनिया इजराइल हमास युद्ध में दो हिस्सों में साफ साफ बटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इजराइल अगर बदला लेने पर आता है तो उसका अंजाम क्या होता है, इतिहास के कुछ पन्नों से अहम जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर, उसके अधिकारों को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ जब इजराइल पर हमला हुआ, फिर इजराइल ने उसका बदला किस तरह से लिया और हमास को क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है, उसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। आपको बताते चले 27 जून 1967 को तेल अवीव से पेरिस के लिए एक विमान ने उड़ान भरी थी, जिनमें ज्यादातर इजराइल के नागरिक थे। विमान में 248 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। अचानक से 4 हाईजैकर्स ने यात्रियों पर बंदूकें तान दी। विमान को लेकर लीबिया के बेंगाजी गए। विमान में 100 यात्री यहूदी थे, जिनमें से 90% इजराइल के थे। हाईजैकर्स ने 50 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की थी, जो उस समय इजराइल के कब्जे में थे। मोसाद और इजरायली वायुसेना ने मिलकर उसके बाद प्लान तैयार किया था। करीब 200 जवानों की टीम को तैयार किया गया। इजरायली विमान लाल सागर होते हुए युगांडा पहुंचे। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इजरायली विमान उसके बाद युगांडा तक पहुंचते हैं। और यहां पर आपको बताते चले, बेहद गोपनीय इस पूरी जानकारी को रखा गया था इजराइल की ओर से। बंधकों को युगांडा के एयरपोर्ट पर रखा गया था। 4 जुलाई साल 1976 को इजराइल ने ऑपरेशन चलाया। इजरायली इतिहास के सबसे कठिन ऑपरेशन में से ये एक माना जाता है। अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए युगांडा में उसने ऑपरेशन किया। खूंखार शासक ईदी अमीन का उस वक्त वहां पर राज था। इजरायली सैनिकों ने हमलावर हाईजैकर्स को मार गिराया था। जरा सोचिए, युगांडा में घुसकर मार गिराया गया था उन हाईजैकर्स को जिन्होंने विमान को हाईजैक कर लिया था। युगांडा में इजरायली सैनिक सभी को बचाने में कामयाब रहे थे और पूरे मिशन में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया था। और आपको बताते हैं, जिस ऑफिसर की जान गई थी, उनका नाम था योनातन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के जो भाई थे ऑपरेशन थंडरबोल्ट के, वो हीरो बन गया। और उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू राजनीति की दुनिया में नहीं थे। बाद में उनकी एंट्री इजराइल में होती है और फिर वो पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट बेहद कामयाब रहा था। अपने तकरीबन सभी यात्रियों को बचा पाने में यहां पर कामयाबी उसको हासिल हुई थी। और अब आपको दिखाते हैं इजराइल ने कैसे 6 दिन के युद्ध में 3 देशों को एक साथ सबक सिखाया था। इसकी भी मिसालें यहां पर दी जाती हैं। अपनी तकनीकी, युद्ध कौशल, रणनीति और हौसले से इजराइल ने इराक, सीरिया और जॉर्डन को मात दी थी। इजराइल ने जीता था इस युद्ध को। 1967 में इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दरअसल यह युद्ध लड़ा था। मई 1967 में 6 डे वॉर के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 3 अरब देशों के साथ। इजराइल ने एक साथ मोर्चा खोल दिया था। 6 दिन तक अकेले ही 3 अरब देशों का उसने मुकाबला किया। इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को सबक सिखाया था। 6 दिन में मिडिल ईस्ट का नक्शा भी बदल गया था। इजराइल ने तीनों देशों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कब्जे वाले इलाके से फिलिस्तीनियों को भी वहां से भागना पड़ा था, हटना पड़ा था। तीनों देशों के साथ सीमा का विवाद था। ऑपरेशन फोकस के तहत 5 जून 1967 को मिस्र पर उसकी ओर से हमला किया गया था। जॉर्डन, सीरिया और इराक पर उसकी ओर से हमला किया गया। 5 जून को इजराइल ने मिडिल ईस्ट पर अपना नियंत्रण, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 6 दिन तक जब ये युद्ध चला था। 5 जून 1967 को मिस्र पर उसकी ओर से हमला किया गया था। और पूरी तकनीकी, अपने रण कौशल के जरिए इजराइल ने किस तरह से मात दी थी। उसके बाद सीनाई, गाजा पट्टी पर 5 जून को उसकी ओर से हमला बोला गया था। 6 जून को इजराइल ने जॉर्डन को भी बैकफुट पर धकेल दिया था। 7 जून को इजराइल ने यरूशलेम के पुराने शहर पर वहां पर कब्जा किया। पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना करके जश्न भी उसकी ओर से, इजराइल की ओर से मनाया गया था। 9 जून 1967 को इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला था। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। 10 जून 1967 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम होता है और फिर 132 घंटों की लड़ाई में 20,000 अरब और 800, आपको बताते चले कि अरब देशों के जो लोग थे हजारों की तादाद में, और 800 इजराइल मारे गए थे, जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है या फिर जो दावे किए जाते हैं। 6 डे वॉर में इजराइल ने अपने भूभाग को 3 गुना बढ़ा लिया था। युद्ध में इजराइल को सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। इससे अरब इजराइल संघर्ष की आग और भड़क गई थी और एक नए फिलिस्तीनी शरारती संकट को भी जिसने जन्म दे दिया था। तो इसके जरिए हम आपको बताने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर जब जब हमला या अटैक होता है, तब तक उसकी ओर से किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में हमास की ओर से हमला किया गया, बदले के तहत लगातार इजराइल की ओर से अटैक किया जा रहा है। इस वक्त गाजा
गाजा पट्टी के तमाम इलाकों पर, ताकि हमास को पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों की जिस तरह से जान जा रही है, उसने कई देशों को यह मौका दिया है जो लगातार सवाल खड़े करें यहां पर इजराइल पर। ऐसे में आगे क्या होगा, इसी का जवाब तलाशते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेबनान से हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ वानी और हमारे साथ राजेश पवार जुड़ चुके हैं तेल अवीव से। सबसे पहले लेबनान चलते हैं। अशरफ, आपका रुख करते हुए, अब लेबनान से अपने दूसरे कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वहां पर नहीं जाइए, अगर वहां पर हैं तो आप वापस आ जाएं। अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है जिसको लेकर इतनी ज्यादा सतर्कता तमाम दूसरे भी पश्चिमी मुल्कों की ओर से बढ़ती जा रही है? चित्रा, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था जिसमें आप इतिहास के उन युद्धों की बात कर रहे थे जब इसराइल ने शिकस्त दी थी खाड़ी के देशों को एक एक करके, और उनका बहुत सारा इलाका जो हटियाया था, लेकिन फिर बाद में वो छोड़ा था। लेकिन इन दशकों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है। और अब वो खाड़ी देश खासतौर से उस तरह नहीं रहे जिस तरह से ये 30 या 40 साल पहले थे। इस वक्त इसराइल को भी डर है कि जिस अंदाज से ताकतवर यहाँ के लड़ाकू ग्रुप पिछले 10-15 साल के दौरान हुए हैं, वो कितनी चुनौती दे रहे हैं इसराइल को, उसका अंदेशा जो 7 अक्टूबर को साफ इसराइल को हुआ कि किस तरह से उनकी दशकों के दौरान बनाई गई इंटेलिजेंस, उनका डोम सिस्टम, उनके सभी तरह के उपकरण जो थे नागरिकों और सैनिकों को बचाने के लिए किस तरह से फेल हो गए। और इस वक्त जो आपने सवाल पूछा कि ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं विश्व को 2 हिस्सों में बांट रहा है, वो साफ हमें यहाँ झलक रहा है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से ज्यादा दूर सीमा नहीं है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सुरक्षित जगह है, इसलिए मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है। मैं मेडिटेरियन सी के छोर पर खड़ा हूं और यहां से समुद्री सीमा जो है इसराइल की मात्र कुछ किलोमीटर दूर है। और अब पूरा ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं समंदर पर आकर भी टिक गया है, क्योंकि युद्धपोत जो है अमेरिका की वो पहले ही मेरे पीछे कुछ किलोमीटर दूर तैनात हैं। और हिजबुल्लाह के निशाने पर कहीं ना कहीं वही युद्धपोत है कि हिजबुल्लाह के यहाँ पर लोगों का कहना है कि यदि अमेरिका 1 मिनट के लिए इसराइल का साथ छोड़ता है तो इसराइल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ इन हालात का फायदा जो अमेरिका के दुश्मन देश हैं, चाहे चीन हो चाहे रशिया हो, वो उठाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं खुलकर अब इन अरब देशों के साथ आ गए हैं। न सिर्फ यहाँ पर हथियार वहां से आ रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ पैसा, जो सबसे बड़ी चीज है किसी भी लड़ाई में, वो यहाँ पर उन फाइटर ग्रुप्स को मिल रहा है जो इस वक्त इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। और ईरान जो सबसे बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में मानी जाती है सैन्य शक्ति के तौर पर या फिर लड़ाकों की तादाद के तौर पर, क्योंकि हिजबुल्लाह उसी की एक आर्म है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को चिंतित कर रहा है। और यही कारण है कि ये जंग अब यहाँ लेबनान आ चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो फिलहाल लेबनान न जाएं। इसी वजह से जो सरहद है उसको तोड़ता हुआ ये युद्ध अब दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बयानबाजी के जरिए भी इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष लगातार कूद रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, इस वक्त राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, अब आपके पास आते हुए, इजराइल के भीतर से हमास के कई आतंकवादियों को जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी की गई है इजरायली डिफेंस फोर्स को लेकर। यह कितनी बड़ी चिंता इस वक्त इजराइल के लिए बना हुआ है, और जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से और क्या बड़ी खबर पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक आप? देखिए चित्रा, मैं इस वक्त बस में हूं और मैं तेल अवीव से लेबनान के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूं, जहां से अशरफ वानी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं नॉर्थ इसराइल की तरफ इस वक्त मूव कर रहा हूं, बस के अंदर बैठा हूं। देखिए, जो हमास के कमांडर्स हैं, जो आज की खबर है, बहुत बड़े हमास के जो लोकल कमांडर हैं, उनको हमास गाजा के अंदर से आईडीएफ ने, जो कि इसराइल की फौज है, उन्होंने आज गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जो आईडीएफ का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनके हिसाब से अब तक पिछले 7-8 दिन में लगभग 650 जो हमास काडर है उनको पकड़ा जा चुका है। और लगातार ये जो धरपकड़ है जारी है, उनके ऑपरेशन हमास के अंदर जारी हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के हैं। ग्राउंड फोर्सेस जो आर्मी ने कैरी आउट कर रहा था लार्ज स्केल का, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चारों तरफ बॉर्डर्स के ऊपर आईडीएफ तैनात है, उनके इक्विपमेंट, टैंक्स, गन्स, आर्टिलरी इक्विपमेंट सब कुछ तैनात है, लेकिन अभी तक वो अहेड नहीं मिला है और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। लगातार हवाई हमले जारी हैं गाजा के ऊपर। और जहां से अभी हम लेबनान की बात कर रहे थे, लेबनान पे भी दोनों तरफ से, चाहे वो आईडीएफ इजराइल की तरफ से हो, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो, दोनों तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन आईडीएफ ने या हिजबुल्लाह ने अभी तक
इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों तरफ से क्रॉस नहीं किया है किसी भी फौज ने। तो अभी तक जो मारामारी है या जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन है, पुलिस ऑपरेशन है, वो सिर्फ गाजा पट्टी तक और इजराइल के अंदर तक ही सीमित है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल की पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। अशरफ वानी, राजेश पवार, हमारे दोनों ही सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास बताता है कि इजराइल पर जब जब हमले हुए तो उसका बदला उसने किस तरह से लिया। लेकिन वर्तमान की बात अगर करें तो अरब देशों का जो रुख है, जो रुख ईरान का दिखाई दे रहा है, इसके बाद परिस्थितियां क्या बड़ा रूप और भयावह स्थिति पैदा कर सकती हैं समूचे विश्व के सामने। कई ऐसे सवाल हैं। सवाल यह भी कि आखिर इस युद्ध से अब हासिल क्या होगा।